हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा। और आज का ये जो वीडियो रहेगा, यहाँ पर हम लोग 17 से लेकर 23 मार्च तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम लोग डिले चल रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ें लेट चल रही हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं उसके लिए आप लोगों से बोलूँगा कि पेशेंस बनाकर रखिए। अप्रैल खत्म होते होते सारी पेंडिंग और अप्रैल का भी जो भी रहेगा सारी चीज़ें हम लोग 0-0 कर लेंगे, बराबर हो जाएगा, कहीं पर कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगा। ठीक है। और अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 16 मार्च तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस किया था और इससे आगे की चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो आज की वीडियो में क्या बोला गया इसमें। इन ऑर्डर टू प्रमोट कोलैबोरेशन एंड फैसिलिटेट इनोवेशन इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, आरबीआई एंड सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एन MOU। वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और नवाचार की सुविधा के लिए आरबीआई और किस देश के सेंट्रल बैंक ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE जो है ये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ UAE ने अभी हाल ही में एक MOU साइन किया। MOU क्यों साइन किया गया? फिनेटेक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, इनोवेशंस को फिनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में यूज़ करने के लिए, फिनेटेक एरिया में नॉलेज शेयर करने के लिए, टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए ये MOU जो है आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ UAE के बीच में किया गया है। और इस MOU के साइन हो जाने के बाद में CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के इम्प्लीमेंटेशन पर भी काम किया जा सकेगा। और 2022 में ही जो है इंडिया ने जो है CBDC के पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ठीक है ना, 2022 से ही इंडिया जो है, भारत जो है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और 2023 के एंड तक इसे लॉन्च करने की तैयारी में है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसका आंसर होगा। ऑप्शन में जितने भी कंट्रीज दिए गए हैं इनका सबका कैपिटल और इनकी करेंसी आप लोग जो है ना इसी टाइम पर रिकॉल कर लेना। जो IBPS PO क्लर्क वाले इस वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पर कैपिटल करेंसी भी पूछी जाती थी और अभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In order to offer digital and physical solutions to meet all the banking needs of startups, which bank has recently unveiled a comprehensive suite of digital and physical solutions named Startup Ecosystem Banking? स्टार्टअप्स की सभी बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजिटल और भौतिक समाधान की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप इकोसिस्टम बैंकिंग नामक डिजिटल और भौतिक समाधानों के एक व्यापक सूट का अनावरण किया है? ठीक है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। ऑप्शन नंबर सी ICICI बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये नाम आप लोग याद रखना, स्टार्टअप इकोसिस्टम बैंकिंग, और ये किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया? ये ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। ये चीज़ें आप लोग याद रखना। स्टार्टअप इकोसिस्टम बैंकिंग नाम से ICICI बैंक ने इस सूट को लॉन्च किया हुआ है। और जो स्टार्टअप इकोसिस्टम बैंकिंग है इसके अंतर्गत पर्सनल बैंकिंग सर्विसेज, ट्रेजरी एंड ट्रांजैक्शंस बैंकिंग सोल्यूशन, डिजिटल इंटीग्रेशन, FDI हैंडलिंग और भी कई प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी जो कि स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगी, उनके लिए आसान होगा, ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है। गिफ्ट सिटी गुजरात में भी ICICI बैंक है, तो इस वजह से इकोसिस्टम बैंकिंग का फ़ायदा भी उसे होगा। गिफ्ट सिटी में विदेशी कंपनियों के ग्लोबल फॉरेन करेंसी करंट अकाउंट यानी कि GFCCA गिफ्ट सिटी में विदेशी कंपनियों के ग्लोबल फॉरेन करेंसी करंट अकाउंट की डिजिटल ओपनिंग भी की जा सकेगी। इसके माध्यम से इसकी सुविधा भी ये प्रदान करेगी बैंक। ठीक है ना, और भी तमाम फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में यहाँ पर नहीं जाएंगे, बस इतना हमको याद रखना है, स्टार्टअप इकोसिस्टम बैंकिंग ICICI बैंक। क्योंकि ICICI बैंक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है तो इसलिए इसके हेडक्वार्टर वगैरह के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। संदीप बख्शी जी जो हो जाएंगे वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। ICICI बैंक की टैगलाइन क्या होगी आप लोग रिकॉल करोगे, और ऑप्शन में और जो भी ये बैंकें दी गई हैं इनका MD एंड CEO टैगलाइन, ये सब चीज़ आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। How much amount of loan agreement has recently been signed between the Government of India and the World Bank for the construction of the Green National Highway Corridors projects GNHCP in 4 Indian states? 4 भारतीय राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए हाल ही में भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी 500 मिलियन यूएसडी, 500 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। राज्य 4 कौन कौन से हैं, यहाँ पर 4 इंडियन राज्यों की बात हुई ना, तो ये राज्य कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ये ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर बात हो रही है ना ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट, तो इन 4 राज्यों में बनेगा। 781 किलोमीटर इसकी टोटल एग्रीगेट लेंथ होगी और टोटल ये जो प्रोजेक्ट है ये 1288.24 मिलियन यूएसडी का प्रोजेक्ट है ये, ठीक ना, यानी कि लगभग 7,662.47 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, टोटल प्रोजेक्ट, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा 500 मिलियन यूएसडी। वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। डेविड मालपास जो है ये वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who was recently named as the Governor of the Year for 2023 at the 10th Central Banking Awards? हाल ही में 10वें केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कारों में 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया, किसे चुना गया, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। शक्तिकांत दास ऑप्शन नंबर ए आरबीआई के गवर्नर हैं ये, इसका आंसर हो जाएगा। नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखना। ये जो 10th सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स दिया गया 2023 के लिए, इसमें गवर्नर ऑफ द ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर मतलब चुना गया और नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, ठीक ना। ये किसको है, कौन से देश के लिए है, नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को ये अवार्ड दिया गया। नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन को सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया 2023 के लिए। और शक्तिकांत दास जी से पहले रघुराम गोविंद राजन जी को ये अवार्ड मिला था 2015 में। कौन सा अवार्ड मिला था, गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड, ठीक ना। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड जो ये बात हो रही है ये कब से दिया जा रहा है, तो ये 2014 से ये अवार्ड लगातार दिया जा रहा है, ठीक। तो मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आप लोगों को यहाँ इस क्वेश्चन में बताई गई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ऑर्डर टू ऑफर को ब्रांडेड रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड टू द बेनिफिशरीज ऑफ द तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट्स पुदुमाई पेन स्कीम, व्हिच बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ द तमिलनाडु राज्य सरकार की पुदुमाई पेन योजना के लाभार्थियों को ब्रांडेड रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में तमिलनाडु सरकार के साथ में भागीदारी की है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं और ऑप्शन में जितने भी बैंकें दी गई हैं, हेडक्वार्टर, टैगलाइन और एमडी एनसीओ, बार बार मैं ये बोलता हुआ चलता हूँ, तो ये चीज़ें आप लोग रिकॉल करते हुए चला करो, ठीक है ना। इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ में हम लोग याद कर लेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम पर हमको पीडीएफ वगैरह मतलब खोलने की ज़रूरत ना हो, इसको अलग से रट्टा मारने की ज़रूरत ना हो। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा सितंबर 2022 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। कौन सी स्कीम, पुदुमाई पेन स्कीम जो है ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा सितंबर 2022 में ये लॉन्च की गई थी। ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई थी, पुदुमाई पेन स्कीम, इसमें क्या होता है, तो ये स्कीम इसलिए लॉन्च की गई थी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गवर्नमेंट स्कूल की जो लड़कियां हैं उनको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इनरोलमेंट उनका किया जा सके। इसके तहत में गवर्नमेंट स्कूल के क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ने वाली लड़कियों को उनके ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा या फिर आईटीआई या फिर कोई दूसरा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट होने तक 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। किसको दिया जाता है, लड़कियों को दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ बड़ौदा इसका आंसर होगा। पुदुमाई पेन स्कीम क्या होगी ये भी आप लोगों को यहाँ पर बताया गया। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा इसका आंसर है, इसलिए इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक की इसकी टैगलाइन होगी। इसकी चीज़ें हम लोग जानेंगे। संजीव चड्ढा जी जो हैं वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। वडोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर होगा। इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक की इसकी टैगलाइन होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में मैंने बताया। बाकी ऑप्शन में और जो भी चीज़ें दी गई हैं इसको आप लोग रिकॉल करोगे खुद से। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। नेम इंडियाज़ फर्स्ट ओमनी चैनल पेमेंट प्लेटफॉर्म व्हिच हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सर्विसेज
with its own UPI handle for its user which do not require them to link a bank account। भारत के पहले ओमनी चैनल पेमेंट प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जिसने हाल ही में यूपीआई सेवाओं को अपने उपयोगकर्ताओं के लिए अपने स्वयं के यूपीआई हैंडल के साथ में लॉन्च किया है, जिसके लिए उन्हें बैंक खाते को लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। यूपीआई हैंडल मतलब जैसे @YBL होता है ना, @SBI ओके, इस तरीके से यूपीआई हैंडल होता है। क्वेश्चन बढ़िया है और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओमनी कार्ड। ऑप्शन नंबर डी ये ओमनी कार्ड इसका आंसर हो जाएगा। ओमनी कार्ड ने अभी हाल ही में एनपीसीआई के साथ एसोसिएशन में अपने खुद के यूपीआई हैंडल, इनका खुद का यूपीआई हैंडल का क्या नाम है, @ओमनी, ठीक है, @ओमनी जो है इनका खुद का यूपीआई हैंडल का नाम है। तो ओमनी कार्ड ने एनपीसीआई के साथ एसोसिएशन में अपने खुद के व्यक्तिगत निजी यूपीआई हैंडल @ओमनी के साथ में अपने यूजर्स के लिए यूपीआई सर्विसेज अभी लॉन्च किया हुआ है। ओमनी कार्ड को आरबीआई से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि पीपीआई का लाइसेंस भी मिला हुआ है। और ओमनी कार्ड के हेडक्वार्टर की हम लोग बात करेंगे तो नोएडा उत्तर प्रदेश में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी डेज ऑफ इनिशियल रिलैक्सेशन हैज़ रिसेंटली बीन प्रोवाइडेड बाय द सेबी टू ऑल रजिस्ट्रार्स टू एन इशू and share transfer agents RTAs to comply with enhanced responsibilities through adoption and implementation of an internal policy framework and periodic reporting requirement specified by the SEBI। ठीक है, सेबी द्वारा निर्दिष्ट आंतरिक नीति ढांचे और आवधिक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को अपनाने और कार्यान्वयन के माध्यम से बढ़ी हुई जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए सेबी द्वारा सभी रजिस्ट्रार टू ए इशू एंड शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स यानी कि आरटीएस को हाल ही में कितने दिनों की प्रारंभिक छूट प्रदान की गई है, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। ऑप्शन नंबर सी 60 डेज इसका आंसर होगा। बस इतना ही पढ़ेंगे, वन लाइनर करेंगे इसको। इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन आपको पीडीएफ में मिलेगी, वहाँ से पढ़ना। डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, तो 60 डेज इसका आंसर होगा। क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ लिया करो। हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लो, इंग्लिश में ना समझ में आए तो हिंदी में पढ़ लो। कुल मिलाकर अल्टीमेटली चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। और किसी भी मंथ का कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में पीडीएफ भी आप लोग पढ़ा करो, चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, याद हो जाएंगी और एग्ज़ाम टाइम पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और खुद के शॉर्ट नोट्स भी बनाओ, वीडियो और पीडीएफ से खुद के शॉर्ट नोट्स भी बनाओ। और नोट्स वगैरह कैसे बनाते हैं, क्या उसका बेहतर तरीका होता है, उसको अपने आने वाले वीडियोज़ में 1-2 वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोगों को नोट्स वगैरह बनाना होता है, क्या क्या स्ट्रेटेजी उसके लिए होनी चाहिए, किस तरीके से हम बनाएं, किस तरीके से चीज़ों को रिवाइज करें। ठीक है, फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एज पर क्रिसिल एनुअल ग्रोथ फोरकास्ट, व्हाट विल बी इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 24। क्रिसिल के वार्षिक विकास पूर्वानुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद विकास क्या होगा, ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 6%। ऑप्शन नंबर ए, वन लाइनर ही रहेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, विच बैंक वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक अवार्ड फॉर इट्स इंडियाज फर्स्ट विजुअल वॉइस वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप एट द 13th एजिस ग्राहम बेल अवार्ड AGBA। किस बैंक को हाल ही में 13वें एजिस ग्राहम बेल अवार्ड्स में भारत के पहले विजुअल वॉइस वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप के लिए इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आप लोगों को याद होगा जब ये क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा था, जो हमारे पुराने यूजर्स हैं, जो हमारे चैनल पर लगातार बने हुए वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, तो उनको उस समय मैंने बताया हुआ था कि जब भी कोई चीज़ फर्स्ट हो या कोई चीज़ लास्ट हो तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है ना। और ये इंडिया का फर्स्ट विजुअल वॉइस वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप है जिसके लिए इस बैंक को इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक का अवार्ड मिला हुआ है। तो उस टाइम अगर आप लोग क्वेश्चन सुने होंगे, पढ़े होंगे, याद होगा, तो आंसर आपको इस टाइम मतलब अभी पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पर नहीं ध्यान से सुने होंगे, भूल गए होंगे, तो यहाँ पे मैं फिर से बताऊँगा। तो ये चीज़ें पूछने का पीछे का लॉजिक ये था कि आप लोगों को बस एक बार अपनी औकात से रूबरू कराना। औकात हो सकता है कि गंदा शब्द लोगों को लग रहा हो, लेकिन थोड़ा सा हार्ड होना पड़ता है, थोड़ा सा बोलना पड़ता है। खुद औकात को चलो हटा देते हैं, सेल्फ रियलाइज़ कराना कि जब ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था तब क्या आप लोगों ने ध्यान से सुना था। अगर नहीं सुना था तो यहीं से सेल्फ रियलाइजेशन लो और आगे से ध्यान से चीज़ों को सुना करो, नोट डाउन किया करो।
मुरारी बापू की कथा के तरीके से या बागेश्वर धाम की कथा के तरीके से या फिर किसी और भगवान या देवी देवता की कथा के तरीके से ना सुनो कि वीडियो ख़त्म हो जाएगा, फिर लास्ट में आपको पंजीरी चरणामृत ये सब दिया जाएगा और फिर आप लोग घर जाओगे और एग्ज़ाम में फिर क्वेश्चन गलत करके आओगे, फिर ये बोलोगे कि पढ़ाया नहीं गया था, लिखाया नहीं गया था, ये चीज़ें ना। इसीलिए बार बार मैं फोर्सफुली आप लोगों को बताता रहता हूँ कि कहाँ पे क्या सुनना है, क्या याद करना है। तो ये चीज़ें पूछने का मतलब यही था कि आप लोगों ने लास्ट वाला वीडियो जो इसके पहले आया था उसको ध्यान से देखा था कि नहीं देखा था। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर हो जाएगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंडिया का पहला विजुअल वॉइस वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप हेलो उज्जीवन नाम से बनाया था। किस नाम से बनाया था? हेलो उज्जीवन नाम से। ठीक है ना, अब आप लोगों को याद आ गया होगा हेलो उज्जीवन सुनने के बाद। ठीक है ना, हेलो उज्जीवन नाम से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंडिया का पहला, ध्यान रखना अगर इंडिया का पहला हो रहा तो क्वेश्चन वैसे भी ऑलरेडी मतलब ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंडिया का पहला विजुअल वॉइस वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप बनाया था हेलो उज्जीवन नाम से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, और इसी ऐप के लिए इसे 13वें एजिस ग्राहम बेल अवार्ड में इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये अवार्ड का नाम भी याद रखना, इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक। ठीक है, नहीं तो यही ना याद रहे ना, 3-4 वर्ड और दे दे तो आप कंफ्यूज कर जाओ। इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक। ठीक है ना, कंज्यूमर के टेक्नोलॉजी में किसने इनोवेशन किया? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हेलो उज्जीवन नाम से इंडिया का पहला विजुअल वॉइस वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप बना के किया। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद करना। ठीक है ना, और ये जो एजिस अवार्ड है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नीति आयोग और स्किल इंडिया के द्वारा सपोर्टेड है। और यहाँ पर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल अवार्ड की बात हो रही है ना, ग्राहम बेल अवार्ड की बात हो रही है। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को सम्मानित करने के लिए इस अवार्ड की स्थापना 2010 में की गई थी। ठीक ना, 2010 में इस अवार्ड की स्थापना की गई थी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को सम्मानित करने के लिए। एजिस स्कूल ऑफ बिजनेस डाटा साइंस एंड सिक्योरिटीज़ के द्वारा, फिर से सुनो आप लोग। ठीक है, एजिस स्कूल ऑफ बिजनेस डाटा साइंस एंड सिक्योरिटीज़ के द्वारा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को सम्मानित करने के लिए एजिस ग्राहम बेल अवार्ड की स्थापना 2010 में की गई थी। ठीक ना, एजिस स्कूल ऑफ बिजनेस एंड डाटा साइंस एंड सिक्योरिटीज़ के द्वारा, जिससे कि इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके। ग्राहम बेल का नाम हम लोग बार बार सुन रहे हैं ना, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल बार बार सुन रहे हैं। तो जिनकी स्कूलिंग थोड़ा बहुत अच्छी रही होगी उनको याद होगा कि ये ग्राहम बेल कौन है। जिनकी नहीं अच्छी है उनकी मैं अच्छी करा दे रहा हूँ अभी यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वगैरह मतलब थे ये, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, इसलिए ये मतलब इनको जाना जाता है। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को बताई गई। अच्छा, ऑप्शन में ये जो बैंक दी गई है इनका हेडक्वार्टर वगैरह आप लोग याद करना। उज्जीवन का मैं बताता हूँ, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है, और इसके एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो इत्तिरा डेविस जो हैं वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। उज्जीवन के बारे में मैंने बताया, ऑप्शन में और जो भी ये बैंक दी गई हैं उनके बारे में आप लोग खुद से रिकॉल करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंपनी रिसेंटली साइंड एन MOU विद इंडिया पोस्ट टू हेल्प MSMEs एंड इन्हेंस ई-कॉमर्स। किस कंपनी ने हाल ही में मार्च 2023 में MSMEs की मदद करने के लिए और ई-कॉमर्स को बढ़ाने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और इसका जो आंसर हो जाएगा पिकर्स एंड शिप रॉकेट, ऑप्शन नंबर सी बोथ। वन लाइनर रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ द ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर 5 ईयर्स। हाल ही में 5 साल के लिए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और ऑप्शन नंबर ए अनूप बख्शी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए अनूप बख्शी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और अनूप बख्शी जी ने NS कन्नन, ऑप्शन में देखो दिया गया है ना ऑप्शन नंबर सी, अनूप बख्शी जी ने NS कन्नन को रिप्लेस किया हुआ है। 19 जून 2023 से अगले 5 सालों के लिए अनूप बख्शी जी का कार्यकाल रहेगा। कब से रहेगा? 19 जून 2023 से अगले 5 सालों के लिए इनका कार्यकाल ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO के रूप में रहेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द पब्लिकेशन ऑफ सोशल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2022, वुमेन इन इंडिया होल्ड्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ बैंक अकाउंट इन ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स SCBs, सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग SSD,
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के प्रकाशन भारत में महिला और पुरुष 2022 के अनुसार भारत में महिलाओं के पास अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में कुल कितने प्रतिशत बैंक खाते हैं, ठीक ना। वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 नाम से एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट किसने किसने जारी किया है क्वेश्चन में बता दिया गया। उस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों में महिलाओं की जो बैंक अकाउंट है उसमें कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका हिंदी में मतलब होगा और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35.23%। 35.23% इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और हम लोग जानेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का PDF भी आप लोग ध्यान से पढ़ना और नोट्स वगैरह बनाना इसके, ठीक है। 24वां एनुअल पब्लिकेशन वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 राव इंद्रजीत सिंह जी के द्वारा 15 मार्च 2023 को नई दिल्ली में रिलीज किया गया, ठीक है। इसमें कौन सा एडिशन था ये ध्यान रखना आप लोग, जो मैं बता रहा हूँ फिर से सुनो आप लोग। क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम हो सकता है। 24th एडिशन था, ठीक ना। 24वां एनुअल पब्लिकेशन वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 राव इंद्रजीत सिंह जी के द्वारा 15 मार्च 2023 को नई दिल्ली में रिलीज किया गया। इसमें कुछ पॉइंट्स बताए गए, एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज़ें हमको टू दी पॉइंट यहाँ पर हम लोग जानेंगे और काफ़ी चीज़ें आप लोगों को PDF में भी मिलेंगी, वहाँ से पढ़ना आप लोग, ठीक है ना। तो जो जो चीज़ें यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करने सिर्फ उतनी चीज़ें करेंगे। PDF में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे क्योंकि यहाँ पर अननेसेसरी वीडियो में देंगे तो थोड़ा लेंदी भी होगा और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जरूरी भी नहीं होगा जो यहाँ पर वो चीज़ें मतलब PDF में मिलेंगी, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे उसको जरूर जिससे कि कहीं पर कोई चीज़ें छूट ना जाएँ, ठीक है ना। क्वेश्चन पर वापस आते हैं और इसके अनुसार महिलाओं के पास सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों में बैंक खाते का 35.23% है, जबकि इन महिलाओं के पास में टोटल डिपॉजिट की अगर हम लोग बात करें तो टोटल डिपॉजिट केवल 20.07% ही है। खाता तो इनके पास में 35.23% है, लेकिन अगर उसकी टोटल डिपॉजिट की बात करें तो 20.07% ही टोटल डिपॉजिट है। डाटा याद रखना, सारा खेल डाटा का है। स्केल 3 वालों आप लोग ध्यान से सुनना, हाथ पर जोड़ ले रहा हूँ भाई साहब, मतलब ये याद रखना आप लोग ना। क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होगा। इस रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2023 के एंड तक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स में टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट्स अकाउंट की संख्या जो है वो 225.5 करोड़ थी, जिसमें से कि 79.44 करोड़ महिलाओं के द्वारा संचालित किए जाते हैं। फिर से सुनो आप लोग, ये जो रिपोर्ट जारी की गई इस रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2023 के अंत तक सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों में टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स है, यानी कि डिपॉजिट अकाउंट की टोटल संख्या जो थी वो 225.5 करोड़ थी, जिसमें से कि 79.44 करोड़ अकाउंट यानी कि 79.44 करोड़ अकाउंट वो महिलाओं के द्वारा संचालित किए जाते हैं, मतलब उनके अकाउंट होल्डर जो हैं वो महिलाएं हैं, ठीक है। कुछ और भी पॉइंट्स हैं वो PDF में दूंगा मैं, आप लोग वहाँ से पढ़ना। काफ़ी डाटा है तो PDF से आप लोग पढ़ना और ज़रूरी है इसको PDF से ज़रूर पढ़ना आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, India and which country has recently been permitted by the RBI to trade in national currencies via special rupees vostro accounts SRVAs? भारत और किस देश को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रुपया वॉस्ट्रो खातों के माध्यम से राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार करने की अनुमति दी गई है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तंजानिया। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको समझते हैं। ऑप्शन नंबर सी तंजानिया इसका आंसर होगा। स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करके इंडियन रुपीज़ और तंजानियन सीलिंग, तंजानिया की करेंसी है, इसको हम लोग सीलिंग बोलते हैं। तो फिर से सुनो आप लोग, स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स यानी कि SRVAs ये दिया गया है ना, स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स SRVAs ओपन करके इंडियन रुपीज़ INR और तंजानियन सीलिंग्स जिसको कि हम लोग TSH बोलते हैं TSH में ट्रेड करने की अनुमति अभी हाल ही में RBI के द्वारा इंडिया और तंजानिया को दिया गया है। फिर से सुनो आप लोग, याद करो ये चीज़ें, मैं 2 3 4 5 6 बार इसलिए बोलता हूँ कि याद रहें आप लोगों को।
स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट्स ओपन करके इंडियन रुपीज़ और तंजानियन शीलिंग्स में ट्रेड करने की अनुमति आरबीआई के द्वारा अभी हाल ही में इंडिया और तंजानिया को दिया गया है। नेशनल करेंसीज में बायलैटरल ट्रेड करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। यहाँ पर मतलब यूएस डॉलर में नहीं होगा, नेशनल करेंसीज में किया जाएगा, अपनी जो नेशनल करेंसीज होती हैं उसमें ट्रेड किया जाएगा। आमतौर पर ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो बायलैटरल ट्रेड वगैरह होते हैं वो यूएसडी में होते हैं, अमेरिकन डॉलर में होते हैं। लेकिन अगर हम नेशनल करेंसीज में बायलैटरल ट्रेड करते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि ट्रांजेक्शन कॉस्ट में कमी आएगी, कम लगेगी, फॉरेक्स को सुरक्षित भी किया जा सकेगा, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स को भी बढ़ावा मिलेगा दोनों देशों के बीच में, जिसके बीच में होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और अब हम लोग जानते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में। ये वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, पीडीएफ में भी इसके बारे में मैं दूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता दिया जा रहा है, पीडीएफ से आप लोग पढ़ना। तो वॉस्ट्रो अकाउंट बेसिकली एक प्रकार का ऐसा अकाउंट होता है जो कि किसी डोमेस्टिक बैंक यानी कि घरेलू बैंक के द्वारा फॉरेन बैंक यानी कि विदेशी बैंक के लिए डोमेस्टिक या घरेलू बैंक की करेंसी में खोला जाता है। फिर से सुनो आप लोग, बस यही एक लाइन की डेफिनेशन है, याद हो जाएगी, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वॉस्ट्रो अकाउंट बेसिकली एक प्रकार का ऐसा अकाउंट है जो कि किसी डोमेस्टिक बैंक के द्वारा यानी कि एसबीआई, एग्जांपल मैं देते हुए चल रहा हूँ, जिससे कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आए। वॉस्ट्रो अकाउंट बेसिकली एक प्रकार का ऐसा अकाउंट है जो कि किसी डोमेस्टिक बैंक के द्वारा यानी कि एसबीआई के द्वारा, जैसे कि फॉरेन बैंक के लिए यानी कि एचएसबीसी बैंक के लिए डोमेस्टिक या घरेलू करेंसी में खोला जाता है। एसबीआई के द्वारा एचएसबीसी के लिए इंडिया में अकाउंट खोला जाएगा और इंडियन रुपीज़ में वो अकाउंट खोला जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके के जो अकाउंट होते हैं उसको हम लोग वॉस्ट्रो अकाउंट के नाम से जानते हैं। रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट किसी भी फॉरेन एंटिटी को अपनी होल्डिंग्स इंडिया में इंडियन बैंक में आईएनआर यानी कि इंडियन रुपीज़ में रखने की अनुमति देता है। ये जो रुपीज़ वॉस्ट्रो अकाउंट की यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर तो बात हो रही है स्पेशल रुपीज़ वॉस्ट्रो अकाउंट की। तो ये जो हमारा रुपीज़ वॉस्ट्रो अकाउंट है, रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट जो है, ये किसी भी फॉरेन एंटिटी को अपनी होल्डिंग्स इंडियन बैंक में आईएनआर यानी कि इंडियन रुपीज़ में, इंडियन करेंसी में रखने की अनुमति देता है। और जब भी कोई इंडियन इंपोर्टर किसी फॉरेन ट्रेडर्स को आईएनआर में पेमेंट करता है तो ये अमाउंट उस वॉस्ट्रो अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। ठीक, और अब आरबीआई की इस परमिशन के बाद में इंडिया की ऑथराइज बैंक तंजानिया की करस्पॉन्डेंट बैंक के साथ में एसआरवीए अकाउंट खोलेंगी यानी कि स्पेशल रुपीज़ वॉस्ट्रो अकाउंट खोलेंगी। तंजानियन बैंक ऑथराइज्ड इंडियन बैंक को अप्रोच करेंगी इंडिया में एसआरवीएज अकाउंट ओपन करने के लिए यानी कि स्पेशल रुपीज़ वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करने के लिए। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा जिसकी की ब्रांच तंजानिया में है, इसे आरबीआई से अप्रूवल मिला हुआ है तंजानिया सहित विभिन्न देशों में एसआरवीएज ओपन करने के लिए यानी कि स्पेशल रुपीज़ वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करने के लिए। आरबीआई ने अभी हाल ही में करस्पॉन्डेंट बैंक के लगभग 60 एप्लीकेशंस को अप्रूवल दिया है 18 विभिन्न देशों में स्पेशल रुपीज़ वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन करने के लिए, जिससे कि इंडियन रुपीज़ में पेमेंट सेटलमेंट किया जा सके। और वो कौन कौन से 18 देश हैं, 18 कंट्रीज़ हैं, उनके नाम जान लेते हैं। पीडीएफ में भी ये नाम आप लोगों को मिलेगा। तो वो 18 देश हैं, केन्या, युगांडा, तंजानिया, फिजी, जर्मनी, बोस्टवाना, इज़राइल, गुयाना, मॉरिशस, मलेशिया, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, रसिया, सिंगापुर, श्रीलंका और यूके। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी तंजानिया इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया था। मैक्सिमम पॉसिबल एग्जाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से संबंधित आप लोगों को बताई गई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। A protection and savings oriented participating life insurance plan named Pru Gold, which will provide the protection of life cover along with a guaranteed regular income for the whole of life, has recently been launched by which insurance company? प्रू गोल्ड नामक एक सुरक्षा और बचत उन्मुख भाग लेने वाली जीवन बीमा योजना जो कि पूरे जीवन के लिए गारंटीड नियमित आय के साथ जीवन कवर की सुरक्षा भी प्रदान करेगी, हाल ही में किस जीवन बीमा कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। प्रू गोल्ड नाम से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, किस नाम से? प्रू गोल्ड नाम से। आईसीआईसीआई प्रू गोल्ड नाम से ये गारंटीड इनकम प्लान जो है लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के द्वारा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एमडी एंड सीईओ कौन है ये आप लोग कमेंट कर बताओगे।
ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को ये बताया गया था, तो याद होगा आप लोगों को, इसी में उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। As per the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD's) latest interim outlook report titled Fragile Recovery, what is India's growth projection for the financial year 24? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की नवीनतम आंतरिक आउटलुक रिपोर्ट फ्रेजाइल रिकवरी के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत का विकास अनुमान क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। 5.9% ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर होगा। 5.9% ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। पहले यह अनुमान 5.7% का हुआ करता था। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट ईच ट्रांजेक्शंस टू टैक्स पेयर एंड रिसीव देयर फीडबैक एंड एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट्स, AIS ऐप फॉर टैक्स पेयर हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। करदाताओं को प्रत्येक लेन देन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए करदाताओं के लिए एक वार्षिक सूचना विवरण ऐप, AIS ऐप हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन या विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ऑप्शन नंबर डी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ऐप लॉन्च किया गया अभी हाल ही में। नेक्स्ट, in order to offer new tractor loans through the UBCO.lend platform, which bank has recently partnered with Gurgaon-based NBFC AutoTrack Finance Limited AFL? UBCO.lend प्लेटफॉर्म के माध्यम से नए ट्रैक्टर ऋण की पेशकश करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में गुड़गांव स्थित NBFC ऑटोट्रैक फाइनेंस लिमिटेड के साथ में साझेदारी की है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। एक्सिस बैंक की बात हुई तो अमिताभ चौधरी इसके MD एंड CEO होंगे। मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर होगा और बढ़ती का नाम जिंदगी, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। ऑप्शन में और जो भी बैंकें दी गई हैं इनके बारे में सारी चीज़ें आप लोग रिकॉल करना। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। Which insurance company has recently received the final approval from the SEBI to launch initial public offering IPO? किस जीवन बीमा कंपनी को हाल ही में प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश लॉन्च करने के लिए यानी कि IPO लॉन्च करने के लिए सेबी हाल ही में मंजूरी मिली है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। ऑनलाइनर ये भी रहेगा। और ये जो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है ये किसके द्वारा प्रमोटेड है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा प्रमोटेड है। बैंक ऑफ बड़ौदा के पास में इसमें 65% होल्डिंग है, ठीक है ना। वारबरी पिनकस के द्वारा ये प्रमोटेड है। वारबरी पिनकस के पास में इसकी 26% हिस्सेदारी है। और इसके साथ साथ में UBI यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी प्रमोटेड है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास में इसकी 9% की हिस्सेदारी है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर होगा। और आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे। 23 मार्च तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अपने आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।